तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमजे को, जो कि पीटर को बोलती है हे पीटर, जिससे पीटर बोलता है क्या हुआ एमजे। एमजे कहती है देखो हमारी बेटी फिर से छत पे है, जिससे पीटर सोचता हुआ कहता है अरे हाँ। एमजे कहती है तुम्हें ये ठीक लगता है, मैं गिरने की बात नहीं कर रही, शायद इससे भी बुरा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं पीटर के पास बैठी लड़की कहती है वो लाइट शॉक के अंदर भी अपना हाथ डाल सकती है। पीटर कहता है अब ये कहना जरूरी था क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि एमजे अपनी लड़की की ओर हाथ करके बोलती है मैं इसे सिखाना चाहती हूँ कि फर्श चलने के लिए होता है और सीलिंग की चीजों के लिए होती है। जिससे पीटर कहता है एमजे मैं उसे लेके आता हूँ, और एकदम से छलांग मार के अपनी लड़की के पास आ जाता है और उसे कहता है परी चलो नीचे आने का समय हो गया। लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि पीटर के कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है और ये दर्द यूनिवर्स के सभी स्पाइडरमैन को होने लगता है। उसके बाद एमजे अपनी बेटी को कहती है मैं क्या हुआ तुम्हें, लेकिन पीटर अभी भी दर्द से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि पहले मैं मजबूत स्पाइडर सेंस को महसूस करता था जब कलेक्टर का खतरा पृथ्वी की ओर आ रहा था, जो कि असल में सच साबित हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो कि लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही होती है, लेकिन वो कहती है मून गर्ल का दिमाग समस्या से काफी आगे निकल गया है और ऐसा कोई नहीं कर सकता, और एकदम से शैतान करती हुई भागने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने बड़े से डायनासोर पे बैठ के न्यूयॉर्क की तरफ भागने लगती है, क्योंकि ये लड़की बहुत होशियार लड़की है और दुनिया के सबसे होशियार इंसान को मिलने जा रही है। और उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस में बैठी एक लड़की को जो कि कहती है आप क्या महसूस करते हैं, जिसे सामने बैठा हुआ आदमी कहता है मैं महसूस करता हूँ एक बहुत तेज दिमाग को। वो जाग उठा है और कहता है कि पहले मैंने ऐसा कभी नहीं महसूस किया। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि गुस्से से कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं पीटर पार्कर को यानी कि स्पाइडरमैन को और उनके सभी साथियों को, जिनमें से एक साथी ल्यूक कहता है क्या हो रहा है यहाँ पीटर, जिससे पीटर कहता है कि ल्यूक ये स्पाइडर सेंस है जो कि आने वाले खतरे को महसूस करता है, शायद काफी बड़ी कयामत आने वाली है, और कहता है कि ये काफी समय से मुझे नहीं हुआ था, अब मुझे बस इतना पता है कि बहुत बुरा होने वाला है। और एमजे को कहता है कि एमजे मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ्टी में रहो, जिससे एमजे कहती है पीटर सब ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन की क्लॉथ पहन के खिड़की से बाहर निकल के न्यूयॉर्क सिटी की ओर जाने लगता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर्स के हीरोज को, जिनमें से एक बोलता है कि हमारी लॉबी में एक बड़ा सा डायनासोर पार्क हो गया है, यह डायनासोर उसी होशियार लड़की का है जो कि मदद के लिए आए होते हैं। लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक भूकंप का झटका आ जाता है, जिनमें से एक हीरो कहता है कि आखिर ये क्या था। लेकिन एकदम से सामने से रिचर्ड की बेटी आ जाती है जो कहती है डैड मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, जिससे वो इंटेलिजेंट लड़की बोलती है वैसे तो भूकंप काफी कम है, लगता है हमारी पृथ्वी के नीचे से हमला किया जाएगा। जिसे रिचर्ड सोचते हुए कहता है शायद तुम सही कह रही हो, शायद ये जमीन से ही आएंगे। जिसे रिचर्ड की लड़की फिर से बोलती है कि डैड लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पे ओटाउ द वाचर आ जाता है और वो कहता है कि अब दुनिया का खात्मा होगा, और वो गुस्से से बोलता है कि पृथ्वी के पास अब कुछ घंटे हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है स्पेस, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि 10,000 साल पहले इस मशीन को बनाया था, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन थी। इस मशीन को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बनाया था, जो कि ब्लैक होल्स को भी अपने अंदर समा सकती थी। इस मशीन को अनमेकर दागी ने बनाया था, जो कि एक जंगली था, और फिर इस मशीन ने पूरी दुनिया और आकाश को बनाया। इस मशीन में इतनी शक्ति थी कि इसे बनाने वाला खुद सो गया। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि इस मशीन ने ब्लैक होल्स की पावर को ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण वो मशीन फट गई, और तब तक इस मशीन ने बुरी शक्ति से लोगों को बचाया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खतरनाक व्यक्ति आ जाता है जो कि मशीन के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि दुनिया। लेकिन तभी फिर से हमें दिखाए जाते हैं वो ही सुपर हीरो जो कि उसी खतरे के बारे में जानने लगते हैं। वहाँ पे स्पाइडरमैन भी होता है, लेकिन ओवाटू कहता है कि वो मशीन फिर से जाग रही है और वो भी बहुत ज्यादा ताकत से, और अगर वो मशीन पूरी ताकत से जाग गई तो पूरी धरती को फाड़ते हुए निकल जाएगी। जिससे पत्थर से बना हुआ थिंग सोचता हुआ कहता है तो हमें इस मशीन को नीचे रखना होगा। जिससे फैंटास्टिक फोर्स का एक मेंबर कहता है आप ये कैसे करेंगे, और क्या आपके पास कोई आइडिया है, आखिर हम ये कैसे करेंगे। लेकिन फिर हम एकदम से देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, विजन और स्कारलेट विच आ जाती है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हे बडीज, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आएगा, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज, विजन और स्कारलेट विच आ जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये एक असेंबल टीम है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोल देता है जिससे सभी टीम उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये पृथ्वी की बिल्कुल सेंट्रल जगह है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी, भयानक और भारी मशीन खड़ी होती है जो उनकी ओर गुस्से से देख रही होती है, और फिर वो मशीन एकदम से उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो भारी भारी चट्टानों को उठा के उनके ऊपर मारने लगती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से शील्ड बना के सभी लोगों को बचा रहा होता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वकांडा का राज्य, जिसमें ब्लैक पैंथर अपनी सिस्टर को कहता है कि दुनिया तबाह हो रही है और कहता है कि अब हमें दुनिया को बचाना पड़ेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं शहर को, जिसमें चारों तरफ आग लगी होती है और भूकंप की वजह से बिल्डिंग जमीन पर गिरने लगती है और ज्वालामुखी भी फट जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र के नीचे से जमीन एकदम से फट जाती है और समुद्र के नीचे एक बड़ा सा राज्य होता है एटलांटिस, जो कि पूरी तरह से तबाह हो रहा होता है। वहाँ पे एटलांटिस का राजा भी होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर हम देखते हैं शहर को, जहाँ पे वुल्फ गर्ल और एवेंजर की टीम लोगों को बचाने के लिए आई होती है, जो कि लोगों को बिल्डिंगों से निकाल के किसी सेफ जगह पे लेके जा रहे थे। और एंटमैन पूरी ताकत से उन बिल्डिंग को गिरने से रोक रहा था, लेकिन सभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हमला कैसे हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं थिंग को, जो कि उस मशीन के ऊपर अटैक करने के लिए भागने लगता है और कहता है कि ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक वध है। लेकिन एकदम से वो मशीन उस पे अपनी लेजर से अटैक कर देती है, जिससे वहीं पर थिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये देखते ही गुस्से में स्कारलेट विच उस मशीन पे हमला कर देती है, लेकिन मशीन उल्टा उस पर अटैक कर देती है, जिससे स्कारलेट विच की बॉडी गायब होने लगती है। और एकदम से विजन ये सब देखकर डर जाता है और गुस्से से उस मशीन को मारने के लिए जाने लगता है और एकदम से उसके हेड पे अटैक कर देता है। उसके बाद देखते ही देखते सारी टीम उस मशीन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उस मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एकदम से डॉक्टर स्ट्रेंज के माइंड में एक आइडिया आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता हुआ एक ऐसा पोर्टल खोल देता है जहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं होता। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है, वैसे ही वो मशीन उस पोर्टल की ओर धीरे धीरे जाने लगती है। लेकिन एकदम से वो मशीन डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करके उसके सीने को आर पार कर देती है, जिससे सामने खड़ी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की के लिए एक दूसरा पोर्टल खोल देता है और उसे कहता है जाओ, चले जाओ यहाँ से, और एकदम से अपनी पावर से उस लड़की को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं स्पेस को, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुल रहा होता है, जो कि उस मशीन के लिए बनाया था। और वहाँ पे होता है शील्ड का प्लेन, जिसमें निक फ्यूरी भी होता है। निक फ्यूरी कहता है आखिर ये क्या है। लेकिन फिर हम देखते हैं अवेंजर्स को, जहाँ पर दुनिया को बचाते हुए आयरन मैन का सूट और आंट मैन का सूट रुक जाता है, क्योंकि ये पावर सूट है जो कि बिजली से चलते हैं, जो कि उस मशीन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर ने उस मशीन को स्पेस में भेज दिया है और स्पेस में बिजली का आना इम्पॉसिबल होता है, जिससे वो मशीन पूरी दुनिया की बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे लोग वहीं पर रह जाते हैं और कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइडरमैन को, जो कि एमजे और मे के पास वापस जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से टूट के जमीन पे गिर गया था, जिससे स्पाइडरमैन गिरता हुआ नीचे आ जाता है और कहता है कि एमजे, मैं कहाँ हो तुम, जिससे सामने खड़ी लड़की उसे कहती है पीटर, एमजे यहीं पर थी। ल्यूक भी कहता है मैंने एमजे को यहीं पर देखा था, वो यहाँ पर फंसे हुए लोगों की मदद कर रही थी, जिससे पीटर और ल्यूक एमजे और मे को वहाँ पे ढूंढने लगते हैं। लेकिन एकदम से चट्टानों के नीचे से मे बाहर आ जाती है, जिसने बहुत बड़ा पत्थर उठाया होता है और कहती है डैड। ये देखकर स्पाइडरमैन बहुत खुश हो जाता है, जिससे एमजे पीटर को कहती है हे टाइगर। पीटर कहता है कैसी हो मैरी जेन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्यूचर, जिसमें स्पाइडरमैन काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया होता है और ये सारी की सारी कहानी 7 साल पहले की थी, जो कि स्पाइडरमैन हमें बता रहा था। और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हे बडीज, तो आज हम डार्क एजेस का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं, और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके एपिसोड्स को देख सकते हो। तो चलिए हम एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारा स्पाइडरमैन काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया होता है, जो कि हमें अपने फ्यूचर की कहानी सुना रहा था। फिर हम देखते हैं सिटी को, जहाँ पे बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई चल रही होती है और काफी ज्यादा माफिया की टीम लोगों पे अटैक करके उनको मार रहे होते हैं, जिससे कई
सारे सुपर हीरोज उन माफिया से लड़ते हुए उन्हें मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिटी में लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि जब शहर पे अटैक हुआ था तब से लोग काफी ज्यादा डर गए हैं और किसी को भी भरोसेमंद नहीं समझते और अपने परिवार के अलावा दूसरों को नहीं छोड़ते, क्योंकि अब शहर में खाने की काफी ज्यादा कमी हो गई है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सुपर हीरोज उन्हें रोकने के लिए हर कोशिश करते हैं और आर्मी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक सोल्जर को अपने गले से लगाता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे प्रोफेसर एक्स भी होते हैं जो कि लोगों का माइंड कंट्रोल करके उन्हें शांत करने की हर कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मे को, जो कि वेब्स का यूज करके बहुत तेजी से जा रही होती है, लेकिन पीछे से स्पाइडरमैन उसे पकड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जिससे मे कहती है डैड ये गलत बात है। जिससे पीटर कहता है कि तुम्हें तो ढूंढना काफी आसान था, क्योंकि तुम काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, इससे तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पता लगा सकता है। उसके बाद पीटर कहता है मैं चलो घर जाने का समय हो गया। फिर हम देखते हैं एक छोटे से गांव को। अब कई सारे बचे हुए लोग इस छोटे से गांव में रहते हैं, क्योंकि अब सिटी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और बिजली भी काफी ज्यादा कम हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन मे को लेकर वापस घर आ जाता है और अब स्पाइडरमैन की फैमिली भी इन्हीं लोगों के साथ इनके गाँव में रहती है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स को, जो कि लोगों को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है वकांडा, जहाँ पे एक लड़की ब्लैक पैंथर की सिस्टर को कहती है देखो मैं अपने साथ बहुत तेज दिमाग लाई हूँ। फिर हम देखते हैं कि वकांडा की लैब में कई सारे साइंटिस्ट और टोनी स्टार्क भी होता है, जो कि उस लैब में काम कर रहे होते हैं ताकि दुनिया में बचे हुए लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर पाए और कई सारे लोगों का खाना भी पूरा हो सके, जिससे दुनिया में फिर पहले जैसा प्यार जागेगा। फिर हम देखते हैं एक जंगल को, जहाँ पे काफी सारे स्पाइडर वेब्स लगे होते हैं, जहाँ पे खड़ा होता है डेयर डेविल और उसके साथ एक आदमी होता है। डेयर डेविल उसे कहता है देखो वो सभी लोग सिटी के साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। जिससे वो आदमी कहता है क्या मुझे फ्लेयर भेजनी चाहिए। डेयर डेविल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वुल्फ गर्ल और उसकी टीम को, जो कि चांदी को मिक्स करके किसी चीज को तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से उनके सामने एक ऐसी भयानक चीज आ जाती है जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो होता है एक आदमखोर भेड़िया, जो कि बहुत तेजी से वुल्फ गर्ल की टीम पर अटैक करने के लिए भाग रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वकांडा की गुफा को, जहाँ पे पहले सारे साइंटिस्ट आए हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे पेपर होती है, जो टोनी को कहती है देखो रात को जंगल में कितनी अच्छी आवाजें आती हैं टोनी। लेकिन टोनी कहता है पेपर ज्यादा आवाजों से कभी कभी काम करते हुए काफी ज्यादा मिस्टेक होने लगती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मोस्टर आ जाता है और बोलता है स्टार्क। लेकिन उसकी एंट्री से पहले ही कैप्टन अपनी शील्ड से उसकी गर्दन को अलग कर देता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई दरवाजे का बंदोबस्त नहीं करेगा। और फिर कैप्टन टोनी के पास जाके उससे हाथ मिलाने लगता है, लेकिन टोनी कहता है कैप्टन हाथ ऐसे मिलाते हैं, जिससे कैप्टन कहता है क्या मैंने राक्षस की गर्दन उड़ा के अच्छा किया। लेकिन उसके बाद पेपर भी स्टीव को गले लगा लेती है और कहती है स्टीव तुम तो काफी लंबे हो गए हो। उसके बाद टोनी कैप्टन को कहता है देखो कैप्टन मैंने कुछ चीजों से सोना बना दिया और पहले जब पैसा दुनिया के लिए कोई चीज थी तो मेरे पास इस सोने से कई गुना ज्यादा पैसे थे, लेकिन अब शहर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कैप्टन टोनी को कहता है टोनी मुझे इस गुफा में इतने ज्यादा मटेरियल का अंदाजा नहीं था। और एकदम से डेड वेम्पायर की बॉडी पे खड़ा होके बोलता है देखो हम डेड वेम्पायर की बॉडी पे खड़े हैं। और कहता है टोनी मैं यूरोप में था और मैंने लोहे की मिट्टी से शासन किया है। और कहता है कि टोनी क्या हम सैर करने चल सकते हैं। उसके बाद टोनी और कैप्टन उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और अब ये दोनों काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। उसके बाद कैप्टन कहता है मुझे लगता था कि तुम बिजली की काफी कमी महसूस करते होगे और मुझे लगता था कि तुम काफी ज्यादा थके हुए महसूस करते होगे। टोनी कहता है कि मैं पूरी रात नहीं सोता, बस मन में कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, एक ऐसी मशीन जो दुनिया को बदल सकती है और शायद वो आखिर चालू होगी या नहीं। और फिर बातों बातों में वो जालों से होते हुए आगे जाने लगते हैं। टोनी कहता है कैप्टन क्या तुम मुझे यूरोप के साथ युद्ध में लेके जाने के लिए कहने तो नहीं आए। कैप्टन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, शायद इसका कोई और हल भी हो सकता है। टोनी कहता है कैप्टन तुम कहना क्या चाहते हो। जिससे कैप्टन कहता है टोनी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के पीछे दो मोस्टर खड़े होते हैं जो कैप्टन के साथ ही आए होते हैं। यह देखकर टोनी काफी ज्यादा डर जाता है और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
हे बडीज, तो आज हम डार्क एजेस के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली एपिसोड 4 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, कैप्टन अमेरिका अपने साथ 2 मोस्टर्स को लाया होता है, लेकिन ये देखकर टोनी काफी ज्यादा डर जाता है और डरता हुआ उनकी ओर बॉम्ब फेंक देता है। लेकिन दूसरा मोस्टर टोनी को गर्दन से पकड़ के उठा देता है और कहता है कि स्टार्क, तुम हमेशा से चालाकी करने में काफी आगे रहे हो, और कहता है कि जिन वेम्पायर्स को तुमने जलाया था वो पहले मेरी सेवा करते थे। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन टोनी के पास जाता है, जिससे टोनी उसे कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया कैप्टन। लेकिन कैप्टन अपनी शील्ड से टोनी के मुंह पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं एक मोस्टर गर्ल को जो कहती है शाबाश, बहुत खूब। फिर हम देखते हैं कि टोनी यूरोप की किसी जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था, जिससे सामने खड़ा मोस्टर कहता है उठो स्टार्क, और कहता है कि टोनी तुम्हारा दिमाग कई इंसानों से काफी आगे है, और कहता है कि स्टार्क, मुझे लगता था कि म्यूटेंट एक ऐसी प्रजाति है जिसको बर्बादी करने के लिए बनाया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। ये बात मैं काफी कम दिमाग से समझ रहा था। और कहता है कि टोनी आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। टोनी कहता है कि मेरी जिंदगी का रूल है, मैं उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करता जो लोगों से गुलामी करवा के अपना स्टैचू बनवाते हैं। मोस्टर कहता है क्या तुम्हारा आयरन मैन सूट अपनी शाइनिंग पे कभी घमंड नहीं करता, और कहता है क्या कोई और देशों में दूसरे लोग दासों से माइनिंग नहीं करवाते। और ये भी कहता है कि स्टार्क, तुम ये अच्छे से जानते हो कई लोग अपने एवोल्यूशन के लिए लोगों को मार देते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो मोस्टर टोनी को एक लैब में ले आता है। उस लैब में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जिससे वो मोस्टर टोनी को कहता है अब फिर से विकास होगा टोनी। उसके बाद टोनी सामने खड़े एक आदमी से बात करता है जिसका नाम रीजिस होता है। टोनी कहता है रीजिस, हमें लगा तुम मर चुके हो, हमने तुम्हें ढूंढते हुए हार मान ली थी, और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। जिससे रीजिस कहता है मैं यहाँ सब कुछ करता हूँ और फिलहाल मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। टोनी कहता है क्या तुम्हें धमकाया जा रहा है। जिससे रीजिस कहता है हमें एक नया मौका दिया जा रहा है। उसके बाद टोनी मोस्टर को कहता है आखिर यहाँ काम करने के लिए इतनी बिजली कैसे आ रही है। मोस्टर कहता है तुम्हें इससे क्या करना है। उसके बाद टोनी ऊपर पिंजरे की ओर देखता है और कहता है मैंने ऐसा EMP का पिंजरा बनाने की हर कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। मैंने बिजली को लाने के लिए पृथ्वी की चुंबक का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद टोनी की नजर पड़ती है एक राउंड इलेक्ट्रिकल सर्कल पे, जहाँ से बिजली की प्रोडक्शन हो रही थी। लेकिन टोनी फिर से ध्यान से देखता है वहाँ पे मैग्नेटो का इस्तेमाल करके बिजली को प्रोड्यूस किया जा रहा था। टोनी एकदम से हैरान होके कहता है कि तुम मैग्नेटो का इस्तेमाल कर रहे हो। जिससे वो मोस्टर पीछे खड़े किलग्रेव को कहता है शाबाश किलग्रेव। किलग्रेव को लोग पर्पल मैन भी कहते हैं, और वो मोस्टर किलग्रेव को कहता है कि काम शुरू करो। जिससे किलग्रेव टोनी के माइंड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। उसके बाद में दिखाया जाता है एक ऐसा आदमी जिसके पूरे शरीर से आग निकल रही होती है, जिसका नाम होता है जोनी, जो कि मे और उनके दोस्तों के साथ होता है। वो अपनी पावर से चाय की केतली को गर्म कर देता है और कहता है कि एक बार तो मैं इतना गर्म हो गया था कि मैं गैलेक्टस के जैसा पिघल गया था। जिससे सामने बैठी छोटी लड़की कहती है अब ये गैलेक्टस क्या है। लेकिन एकदम से वहाँ पे स्पाइडरमैन और ल्यूक आ जाते हैं, जिससे स्पाइडरमैन जोनी को कहता है यहाँ पे बच्चों और उनके करीबी लोगों की चाय की पार्टी है, हमने यहाँ पे किसी अंतरिक्ष के खतरे को नहीं बुलाया। उसके बाद ल्यूक जोनी से चाय की केतली पकड़ता है और सभी बच्चों के गिलास में चाय डालने लगता है, जिससे मैं जोनी को कहती है आप तो केतली को भी इतनी तेजी से गर्म कर सकते हो अंकल जोनी। जोनी कहता है कि थैंक्स मैं। उसके बाद ल्यूक जोनी को चाय देता है। जोनी कहता है इसके लिए शुक्रिया। लेकिन एकदम से पीटर के पीछे एक शैडो दिखती है, जिससे ल्यूक उस शैडो को कहता है जैस, तुम सही समय पे आई हो, क्या तुम अपनी मॉम को एक कप टी देना चाहोगी। लेकिन जैस उन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है, जिससे पीटर कहता है क्या हुआ जैस। फिर हम देखते हैं उसी गुफा को जहाँ पे कैप्टन टोनी को लेने आया था। वहाँ पे पेपर और वुल्फ गर्ल की टीम होती है। पेपर कहती है कि टोनी कल रात को कैप्टन के साथ बाहर गया था, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं लौटा। जिससे वुल्फ गर्ल की टीम मेंबर गैबी कहती है पेपर, कैप्टन यहाँ नहीं आए थे, और कैप्टन ऐसे बिल्कुल नहीं है जो चोरी छिपे आएंगे। जिससे पेपर कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो गैबी। गैबी कहती है पेपर, वो कैप्टन नहीं थे, वो कोई और था। लेकिन एकदम से वुल्फ गर्ल कहती है मैं इसकी सुगंध अच्छे से जानती हूँ, ये मस्कीटियो है। और एकदम से वुल्फ गर्ल बाहर की तरफ भागने लगती है और कहती है मेरे पीछे आओ, और एकदम से भागते हुए उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे काफी सारे जाले लगे हुए थे, जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने टोनी को गले से पकड़ा था। जिससे वुल्फ गर्ल कहती है रात को हमारे ऊपर हमला हुआ था, शायद इसमें टोनी के गायब होने का कोई जोड़ हो सकता
है और कहती है देखो यहाँ पे थोड़ा सा खून पड़ा है और क्या पता शायद उन्होंने टोनी को मारा हो। जिससे वुल्फ गर्ल फिर से कहती है पेपर मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि वो कौन था और वो टोनी को कहाँ ले गया है। फिर हम देखते हैं वकांडा का राज्य जहाँ पे एक आर्मर पहना हुआ आदमी आता है और कहता है अगर वो टोनी को लेके गए हैं तो हमें जल्द से जल्द उसे वापस लाना होगा। जिसे सामने खड़ा जॉनी कहता है मुझे सुनकर ये हैरानी हुई है कि तुम उसकी परवाह करते हो। जिससे वहाँ खड़ी साइंटिस्ट कहती है ये किसी की परवाह नहीं करता, ये सिर्फ खतरे को महसूस करता है और कहती है कि स्टार्क एक ऐसा आदमी था जो सबसे ताकतवर हथियार बनाने में सक्षम था। जिससे पेपर कहती है वो कई गुना ज्यादा है। जिससे वो आर्मर पहना आदमी कहता है पेपर अपने आप को धोखा मत दो, वो सिर्फ विनाश करने के लिए ही बना है। और ब्लैक पैंथर की सिस्टर को कहता है तुम जो दुनिया को स्वर्ग बनाने की सोच रही हो वो दुनिया आग की लिफ्टों में गिर जाएगी। और ये भी कहता है कि अगर स्टार्क उनके पास है तो उनके पास एक भयानक टाइम बॉम्ब है। जिससे पेपर कहती है मैं वहाँ पे जाऊंगी और उसे वापस ले आऊंगी। लेकिन स्पाइडरमैन पेपर को कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हे बडीज, तो आज हम डार्क एजेस का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन सभी एपिसोड को देख सकते हो। तो चलिए डार्क एजेस के एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि पेपर कहती है मैं स्टार्क को लेने जाऊंगी, जिससे पीटर भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा पेपर। और एकदम से जॉनी भी कहता है क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। उसके बाद वुल्फ गर्ल की टीम मेंबर से एक लड़की बोलती है पेपर हम नहीं जानते कि स्टार्क जिंदा है या नहीं। और एकदम से मैरी जेन भी कहती है अगर वो जिंदा है तो आखिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे। लेकिन पीछे खड़ा आर्मर मैन अभी भी टिक टिक की आवाजें निकाल रहा होता है। जिससे जॉनी उसे कहता है अब तुम ये आवाजें निकालना बंद करोगे क्या। और कहता है मुझे लगता है तुम नौटंकी कर रहे हो। जिससे आर्मर मैन कहता है हमने अपने पहले कई साल बिजली और कई सारी चीजों के बिना काटे हैं। और कहता है हमें सब्र से काम लेना होगा। जिससे ब्लैक पैंथर कहता है हमारे पास ऐसा कोई है जो भाग सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर टोनी को ढूंढने के लिए उस जगह पे एक ऐसे इंसान को भेजता है जिसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो पल भर में गायब हो सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे स्टार्क और कई सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था। वो देखता है उसी राउंड सर्कल को जहाँ पे बिजली की प्रोडक्शन मैग्नेटो कर रहा था। जिससे वो कहता है पापा आप। और ये कहते ही पेट्रो अपने पापा को बचाने के लिए उस इलेक्ट्रिक मशीन के अगल बगल बहुत तेजी से घूमने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रो उसे बार बार कहता है बेटा मत करो। लेकिन एकदम से पेट्रो को एक बहुत जोर से झटका लगता है जिससे वो जमीन पे नीचे गिर जाता है। और एकदम से वहाँ पे वही मॉन्स्टर और डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाते हैं। जिससे वो मॉन्स्टर कहता है डॉक्टर ऑक्टेरियस आपने इस मशीन की सुरक्षा में काफी अच्छा काम किया है। जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है शुक्रिया अपोकलिप्स, जो कि इस मॉन्स्टर का नाम होता है। डॉक्टर अपोकलिप्स से कहता है क्या हमें इसे सभी लोगों के साथ बंद कर देना चाहिए। अपोकलिप्स कहता है नहीं। फिर हम देखते हैं कि पिएट्रो वापस वकांडा के राज्य में आ जाता है और कहता है महाराज। जिससे ब्लैक पैंथर पूछता है क्विकसिल्वर तुमने वहाँ क्या देखा। लेकिन क्विकसिल्वर कुछ नहीं बोलता। जिससे जॉनी कहता है पिएट्रो क्या हुआ। लेकिन पिएट्रो एकदम से भागने लगता है और सभी हीरोज पे अटैक करने लगता है। लेकिन जॉनी उस पे अपनी फायर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन एकदम से क्विकसिल्वर जॉनी के सीने को आर पार कर देता है। जिससे पेपर चीखती हुई कहती है जॉनी नहीं। लेकिन एकदम से वहाँ पे वुल्फ गर्ल की टीम आ जाती है। वुल्फ गर्ल क्विकसिल्वर को कहती है सो जाओ। जिससे एकदम से क्विकसिल्वर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जॉनी का शरीर गायब हो रहा था। जॉनी कहता है अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। जिससे पेपर कहती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर एकदम से वहाँ पे एक धमाका होता है और जॉनी का शरीर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर पेपर काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि क्विकसिल्वर हॉस्पिटल में होता है और सभी हीरोज उसके पास खड़े होते हैं। क्विकसिल्वर एकदम से कहता है मुझे पर्पल मैन ने कंट्रोल किया था, वो सबके माइंड को कंट्रोल करता है। और एकदम से पेपर को कहता है मुझे माफ कर दो पेपर। जिससे पास खड़ी जेस कहती है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस राक्षस अपोकलिप्स की है। और कहती है आपका कोई दोष नहीं है, कोई आपको दोषी नहीं कहेगा। जिससे ब्लैक पैंथर क्विकसिल्वर को पूछता है बताओ आखिर तुमने वहाँ क्या देखा। क्विकसिल्वर कहता है उनके पास बहुत सारी बिजली है और वो मेरे पिता को कैद करके बिजली की प्रोडक्शन कर रहे हैं। जिससे पेपर कहती है इम्पॉसिबल। जिससे ब्लैक पैंथर कहता है क्या तुम्हें स्टार्क के बारे में कुछ पता चला। जिससे क्विकसिल्वर कहता है मुझे लगता है कि वो वहाँ पे काम कर रहे थे और वहाँ पे स्टार्क के अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस
पास हैंक और रिचर्ड और कई सारे लोग थे। यह सुनकर पेपर काफी हैरान हो जाती है। क्विकसिल्वर कहता है वो सभी एपोकलिप्स के लिए काम कर रहे हैं। यह सुनते ही पेपर बाहर की तरफ भागने लगती है। फिर हम देखते हैं एपोकलिप्स को जो कि किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके सामने होता है एक मल्टीवेनम सिम्बियोट। एपोकलिप्स उसे बोलता है वो लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, क्या तुम तीनों उन्हें रोकने के लिए तैयार हो? यह सिम्बियोट मल्टीवेनमस है जो 3 सिम्बियोट से मिला हुआ है, जिससे सिम्बियोट कहता है मैं हमेशा शिकार के लिए तैयार रहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं नाइट क्रॉलर को जो कि एक म्यूटेंट होता है और वो सभी सिपाहियों का लीडर भी होता है और अपने सिपाहियों को कहता है सेल्स को ड्रॉप कर दो। फिर हम देखते हैं वो होती है शील्ड की शिप जो कि अपने टाइम में एक हेलीक्राफ्ट होता था, लेकिन दुनिया खत्म होने के बाद ये सभी लोगों को समुद्र के रास्ते अफ्रीका लेके जा रहा था। ये कहानी 7 साल पहले की है जो कि आपको स्पाइडरमैन बता रहा है। फिर हम देखते हैं स्टॉर्म को जो कि बिजली की रानी होती है और वो शील्ड के प्लेन से सभी आने वाले यात्रियों को बोलती है आप सभी अब सुरक्षित हैं और अफ्रीका में आप सभी का स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि स्टॉर्म सामने से आ रही होती है। ये देख के ब्लैक पैंथर कहता है स्टॉर्म मेरी रानी, और फिर स्टॉर्म आते ही ब्लैक पैंथर को मोहब्बत की दुनिया में ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक पैंथर कहता है अभी काफी लोग यूरोप में शिप का इंतजार कर रहे होंगे, जिससे स्टॉर्म कहती है कुल 1,12,000 लोग, जिससे ब्लैक पैंथर कहता है हम सभी लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह का बंदोबस्त करेंगे, जिससे स्टॉर्म कहती है हाँ बहुत ज्यादा। ब्लैक पैंथर कहता है हम किसी भी फंसे हुए व्यक्ति के लिए अपनी सीमाओं को कभी बंद नहीं करेंगे और कहता है उन्हें हमारी जरूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म की बेटी भागते हुए मोम मोम चिल्लाते हुए आने लगती है, जिससे एकदम से स्टॉर्म उसे गले लगा लेती है और बोलती है बेटा तुम्हें इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए, जिससे वो लड़की कहती है मोम मैं काफी समय पहले ही जाग गई थी और पापा को भी मैंने ही उठाया था, जिससे स्टॉर्म ब्लैक पैंथर की ओर टोंट मारते हुए कहती है मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा की सबसे प्यारी चीज उसकी नींद है, जिससे ब्लैक पैंथर कहता है देखो स्टॉर्म मैं ताज पहनता हूँ और 5 बजे उठना मेरे लिए 12 हो जाता है, जिससे स्टॉर्म कहती है तुम तो हो ही थकाऊ और कहती है क्या तुम जानते हो कि मैंने हेलीकॉप्टर को समुद्र के पार भेजा है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ आयरन मैन का सूट पहने हुए पेपर आ जाती है, जिससे ब्लैक पैंथर बोलता है पेपर क्या हमें डैमरल से बात करने की जरूरत है, जिससे एकदम से स्टॉर्म पास खड़ी ओयो को कहती है ओयो तुम जानती हो ओकाई कहाँ पे है, जिससे स्टॉर्म की बेटी कहती है पापा कहते थे मैं ओकाई को लंबे समय से नहीं देखूंगा, जिससे ब्लैक पैंथर कहता है हम इस बारे में फ्यूरी के हेलीक्राफ्ट पे बात करेंगे। फिर हम देखते हैं शील्ड क्राफ्ट को जहाँ पे होता है नाइट रोलर और फ्यूरी एक पैकेज में बैठा होता है। फ्यूरी नाइट रोलर को कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम लोगों को बचाने के लिए फिर से यूरोप जाएं, जिससे नाइट रोलर कहता है फ्यूरी हमारे आदमी थक चुके हैं, जिससे वहाँ पे पेपर आ जाती है और बोलती है फ्यूरी क्या आप हमें शील्ड क्राफ्ट से निकाल के एक छोटा सा जहाज दे सकते हैं, जिससे फ्यूरी कहता है पेपर अगर तुम्हारे सामने कोई लड़ाकू जहाज या कोई मॉन्स्टर आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और इससे तुम्हारा जहाज डूब भी सकता है। और एकदम फ्यूरी स्टॉर्म को चिल्लाता हुआ कहता है स्टॉर्म क्या आप इसके लिए तैयार हो? स्टॉर्म कहती है मैं एक रानी हूँ और हमारे राज्य को हमारी जरूरत है और कहती है इसलिए हम जल्द से जल्द निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं हीरोज में से कई हीरोज की जाने की तैयारी हो जाती है और वो एक दूसरे को अपनी अपनी अलविदा देने लगते हैं और स्पाइडरमैन भी मैरी जेन को अपनी गुड बाय दे रहा होता है, जिससे मैरी जेन पीटर को कहती है पीटर जल्द से जल्द वापिस आ जाना। फिर हम देखते हैं स्टॉर्म उस जहाज को बिजली से पावर देने लगती है ताकि जहाज की रफ्तार तेज हो सके और जहाज के बाहर की तरफ स्पाइडरमैन और फ्यूरी खड़े होते हैं। फ्यूरी कहता है अगर कोई अपनी अभी भी सुरक्षा चाहता है तो वो अभी भी क्राफ्ट से तैरकर किनारे तक जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शील्ड क्राफ्ट को चलते हुए काफी रात हो जाती है, जिससे स्टॉर्म भी हवा से नीचे आ जाती है, जिससे एक गार्ड स्टॉर्म को सहारा देते हुए कहता है महारानी आपको रेस्ट करनी चाहिए, आप काफी समय से क्राफ्ट को पावर दे रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं सभी हीरोज को, जिसमें से वो आर्मर मैन बोलता है ये काफी मुश्किल होने वाला है और कोई भी टीम मेंबर सिर्फ अपने बचाव के बारे में मत सोचना, और कहता है हम लड़ाई करेंगे एपोकलिप्स से और उसके जितने चाहने वालों से और उन्हें मार के पूरे यूरोप को हासिल कर लेंगे। जिससे वुल्फ गर्ल कहती है यूरोप को हासिल करने के बाद वहाँ पे रूल कौन करेगा, जिससे आर्मर मैन बोलता है अगर मैं इस पूरे किंगडम पर राज करना चाहता तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा तो वकांडा है, जिससे वुल्फ गर्ल उसे टोंट मारते हुए कहती है जैसे पहले तुम बहुत बड़े राजा होते थे। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और उसकी टीम को एक बहुत भयानक आवाज आती है, जिससे मेज सामने से भागती हुई पीटर के पास आने लगती है और बार बार डैड डैड करने लगती है, जिससे पीटर बोलता है मैं जल्दी इधर आओ, जिससे एकदम से मैं पीटर के पास आ जाती है और कहती है डैड मुझे माफ कर दीजिए, हम आपके साथ आना चाहते थे लेकिन अगर हम आपको ये बात बोलते तो आप नहीं मानते, इसीलिए हम छिप गए थे। और कहती है हमने सोचा था हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन एकदम से मेरे सिर में दर्द होने लगा। पीटर कहता
कहता है मेरे भी। फिर हम देखते हैं फ्यूरी को जो कि समुद्र की ओर देखता हुआ कहता है आखिर वो क्या है, जिससे मैं कहती है वहां से कुछ आ रहा है, लेकिन एकदम से फ्यूरी के सीने से कोई चीज आर पार हो जाती है, जिससे फ्यूरी पीटर को देखता हुआ कहता है पीटर, लेकिन वो चीज फ्यूरी को खींचते हुए पानी में ले जाती है और एकदम से उस समुद्र से बाहर आते हैं बहुत ज्यादा भयानक घोस्ट राइडर्स, जिन्होंने फ्यूरी को अपनी चेन से लटकाया होता है। और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हे बडीज, तो आपका स्वागत है डार्क एजेस के एपिसोड 6 में। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि फ्यूरी को कोई पानी में खींच के ले जाता है और फिर हम एकदम से देखते हैं उनकी शिप पे 3 घोस्ट राइडर आ जाते हैं, जिन्होंने फ्यूरी को बहुत भयानक तरीके से अपने वेपन पे टांगा होता है। यह देख के नाइट रोलर स्टॉर्म को कहता है हमें भागना होगा, ये बहुत शक्तिशाली है, ये हमारे जहाज को जला देंगे। जिससे वुल्फ गर्ल कहती है हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर एकदम से वुल्फ गर्ल और उसकी टीम उन शैतानों पे अटैक कर देते हैं और एकदम से पंच मार के उनकी खोपड़ी को उनके शरीर से अलग कर देते हैं, जिससे स्टॉर्म बचे हुए शैतानों पे अटैक करने लगती है। लेकिन वो शैतान अपनी फायर गन से हीरोज की सभी टीम के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट रोलर को जो एकदम से भागते हुए बोलता है ये सिर्फ फ्यूरी के लिए। फिर हम देखते हैं पेपर, आर्मर मैन और कई सारे हीरोज उन शैतानों के जहाज पे लेजर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनके जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन हमारा स्पाइडरमैन मे को कहता है सब कुछ ठीक है मैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर आर्टमैन बैठा होता है और फिर आर्टमैन का ड्रैगन शैतानों की शिप पे अपनी फायर बीन से अटैक कर देता है। उसके बाद आर्टमैन सभी लोगों को कहता है आखिर तुम्हारी यात्रा कैसी गई दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नाइट रोलर को जो कि सामने की तरफ से फ्यूरी की लाश को लेके आ रहा होता है और एकदम से उसकी लाश को नीचे रख देता है, जिससे वुल्फ गर्ल और उसकी टीम मेंबर काफी दुखी होने लगते हैं क्योंकि अब फ्यूरी इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम देखते हैं हीरोज और उनके साथ कई सारे लोग जिन्होंने यूरोप की जमीन में फ्यूरी की कबर बनाने में काफी मदद की। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे, लेकिन एकदम से वहां पे डेडपूल आ जाता है और एकदम से वुल्फ गर्ल को कहता है तुम सभी का स्वागत है यूरोप की जमीन में। और फिर वुल्फ गर्ल के साथ मजाक करने लगता है, लेकिन वुल्फ गर्ल कहती है रुक जाओ डेडपूल। डेडपूल कहता है अरे तुम सभी लोग इतने नर्वस क्यों हो, क्या कोई मर गया है। जिससे वुल्फ गर्ल कहती है निक फ्यूरी। ये बात सुनते ही डेडपूल रोने लगता है और कहता है मैं माफी मांगता हूँ, फ्यूरी अच्छे लोगों में से एक था। लेकिन फिर हम देखते हैं आर्टमैन को जो कि डेडपूल की नौटंकी को देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अपोकलिप्स को जो स्टार्क को कहता है क्या तुम ये कर सकते हो। स्टार्क कहता है मैं इसे कर तो सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे उस चीज की समस्या को चेक करना पड़ेगा और उसे अच्छे से देखना पड़ेगा। ये बात सुनते ही वो मॉन्स्टर बाहर की तरफ जाने लगता है और किलग्रेव को कहता है मैं तुम सबको उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करूंगा और किलग्रेव मैं तुम्हारी वहां पे रक्षा भी करूंगा। जिससे किलग्रेव कहता है मुझे उस जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर हम देखते हैं टोनी, किलग्रेव और अपोकलिप्स और कई सारे मेंबर्स जो कि उसी क्लिस्टर मशीन के पास आ जाते हैं जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने खत्म किया था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपनी कुर्बानी दे दी थी। और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की गली हुई हड्डियों का ढांचा भी पड़ा होता है। अपोकलिप्स कहता है स्ट्रेंज की बॉडी को छूना मत, इसकी बॉडी श्रापित है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल को जिसे देखकर अपोकलिप्स कहता है स्ट्रेंज के पोर्टल में अभी भी इतनी शक्ति है कि ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। टोनी कहता है कि ये पोर्टल अच्छाई की शक्ति को कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई अच्छा व्यक्ति इस पोर्टल में अपना सिर भी दे देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहता है अपोकलिप्स आपको कितने समय की जरूरत है। जिससे अपोकलिप्स का टीम मेंबर कहता है आपको 1 घंटे के लिए न्यूट्रियन स्टार की शक्ति को बनाए रखना होगा और उसमें जान भी जा सकती है। अपोकलिप्स स्टार को कहता है क्या तुम इसे कर सकते हो। जिससे स्टार कहता है ये काफी मुश्किल है लेकिन चुनौती के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाई जाती है स्पाइडरमैन की टीम। स्पाइडरमैन में और डैनी को कहता है तुम दोनों हमारे साथ नहीं आ सकती और एकदम से कहता है मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। और फिर एकदम से स्टॉर्म कहती है अगर हमने अपोकलिप्स को खत्म कर दिया तो यूरोप की जमीन आजाद हो जाएगी और वकांडा का सबसे बड़ा दुश्मन मर जाएगा। और डेडपूल को कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिससे नाइट रोलर और उसका गार्ड भी कहता है हम भी आपके साथ चलेंगे। स्पाइडरमैन मे को कहता है मैं तुमसे काफी नाराज हूँ। जिससे मे बार बार सॉरी करने लगती है और एकदम से पीछे से आर्मर मैन बोलता है अगर तुम्हारी बेटी मे ने अलार्म नहीं बजाया होता तो हम सभी लोगों के लिए यह हमला बहुत खतरनाक हो सकता था। और कहता है तुम सब मर गए होते अगर तुम्हारी बेटी ऐसा न करती। पीटर कहता है मैं इस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ। और फिर से आर्मर मैन को कहता है मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जेस पीटर को कहती है पीटर मुझे लगता है लड़कियां हमारे साथ बेहतर रहेंगी। जिससे डेडपूल कहता है तो फिर तय हो गया, हम सब अपनी बेहतरीन गाड़ी में चलेंगे। और फिर डेडपूल सभी लोगों को अपनी गाड़ी बताने लगता है और एकदम से ड्राइवर कैप पहन के ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और बोलता है सभी सवारियों बैठो। जिससे डेडपूल अपनी गाड़ी के ऊपर टीम के ड्रैगन को बिठा लेता है और टीम के साथ बातें करता हुआ जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि काफी रात होने के कारण डेडपूल सभी टीम को किसी जंगल वाले इलाके में रुकने के लिए ले आता
जाता है, लेकिन एकदम से उनको जंगल के अंदर से आवाज आती है जिसे वुल्फ गर्ल का टीम मेंबर कहता है आखिर ये क्या है। वुल्फ गर्ल कहती है इसकी सुगंध किसी सड़े हुए सेंट के जैसी है और काफी चिपचिपी है, शायद कोई हमारा शिकार करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो तीनों उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जिसे वुल्फ गर्ल ऊपर देखती हुई कहती है तैयार रहो। लेकिन एकदम से कोई चीज वुल्फ गर्ल के सीने पे अटैक कर देती है और उसे आर पार कर देती है और उसकी टीम मेंबर को भी पकड़ के मार देती है, जिससे स्पाइडरमैन और सभी दोस्तों तक ये आवाज पहुंच जाती है। ये सुनकर डैनी काफी ज्यादा डर जाती है। स्पाइडरमैन कहता है डरो मत डैनी, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, जिससे आर्मर मैन यानी डूम अपनी पावर को यूज करने लगता है। लेकिन एकदम से उनके सामने मल्टीवेनम आ जाता है और उस इंटेलिजेंट गर्ल के डायनासोर पे अटैक कर देता है। लेकिन वो डायनासोर बिना नमक के उसको अपने मुंह में डाल लेता है और उसके बाद बाहर भी फेंक देता है। फिर हम देखते हैं डेडपूल वुल्फ गर्ल को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के सूट से कुछ फायर जैसी लाइट आने लगती है, जिसे डेडपूल कहता है रुको पीटर ये क्या है। पीटर कहता है अभी पूछना जरूरी है क्या। उसके बाद डेडपूल और पीटर मल्टीवेनमस पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो सिम्बियोट उन्हें भी मारने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन एकदम से पूरी टीम उसके ऊपर टूट पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि पेपर आयरन मैन का सूट पहन के वेनम के ऊपर फायर बीन से अटैक कर देती है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वेनम को पूरी तरह से जला देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मल्टीवेनमस के अंदर से एक इंसान की बॉडी नीचे गिरती है। पीटर उसके पास जाता है और कहता है माइल्स तुम, और इसी स्पॉइलर के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हे बडीज, तो आपका स्वागत है डार्क एजेस के लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 7 में। और अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी वेनम की सीरीज को कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बडीज फाइनली एपिसोड 7 को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा उस मल्टीवेनम के अंदर से एक इंसान की बॉडी नीचे गिरती है, लेकिन पीटर एकदम से उसके पास जाता है और कहता है माइल्स तुम, और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छे से समझ सकते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो लड़का पीटर को अपनी ओल्ड स्टोरी सुनाने लगता है। जब दुनिया खत्म हो गई थी तब मुझे वेनम मिला था और हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया ताकि हम दोनों कभी भूखे न रहे। लेकिन एकदम से कार्नेज ने हमारे शरीर पे हमला कर दिया और हमें अपने काबू में कर दिया, जिससे दोनों सिम्बियोट्स ने मुझे उलझन में डाल दिया और मैं अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खो चुका था। लेकिन एकदम से आर्मर मैन कहता है आखिर तुम्हारा सिम्बियोट अपोकलिप्स के लिए काम क्यों कर रहा था। वो लड़का कहता है अपोकलिप्स ने सिम्बियोट से वादा किया था अगर जो भी इंसान ईएमपी इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कोशिश करेगा तो तुम्हें उसे खत्म करना पड़ेगा, जिससे अपोकलिप्स सिम्बियोट को वापिस उनका प्लेनेट भेजने में उनकी मदद करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी डॉक्टर ऑक्टोपस को एक शील्ड बना के बताता है जो कि सेम टू सेम कैप्टन अमेरिका के जैसी शील्ड थी, जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि तुमने इसके बारे में कैसे सोचा टोनी। टोनी कहता है कि बिजली जाने के बाद से मैं यही सोच रहा हूँ। कीमिया के साथ काम करते हुए मैंने काफी साल बिताए, लेकिन पल्स को ब्लॉक करने के लिए मैंने हर एक मेटल का यूज किया, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं थे जिससे मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊँ। जिससे पास में खड़ा मोस्टर रीड को कहता है क्या तुमने सभी कैलकुलेशन कर ली रीड। जिससे रीड कहता है टोनी ने जो स्पेयर बनाया है वो इस पोर्टल के अंदर जाके क्रैक कर सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैग्नेटो को इस पोर्टल के अंदर लेके जाना ठीक रहेगा, मैग्नेटो सरवाइव नहीं कर सकता। जिससे टोनी स्टार्क कहता है हम पोर्टल के अंदर पास ब्लैंड पीएफ मेटल का इस्तेमाल करेंगे और ये मेटल पोर्टल की पावर को कुछ देर के लिए रोके रखेगा और हमें इस काम को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और फिर टोनी कहता है कि इसके लिए मुझे एडमेंटियम की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम्हारे पास एडमेंटियम है। जिससे अपोकलिप्स हंसता हुआ कहता है हाँ मेरे पास है। फिर हम देखते हैं कि अपोकलिप्स ने गुफा में वुल्वरीन को भी कैद किया होता है और एकदम से रीड को लेके वुल्वरीन के सामने खड़ा हो जाता है। जिससे वुल्वरीन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिससे रिचर्ड रोता हुआ कहता है लोगन इसे रोकिए, लेकिन पर्पल मैन रीड की आंखों से उसके गोगल्स को हटा देता है और कहता है चलो जल्दी से अपनी आंखें खोलो। जिससे रीड बार बार कहता है कि लोगन इन्हें रोकिए, आपको इन्हें रोकना होगा, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन पर्पल मैन एकदम से उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके बाद लोगन भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए भागने लगता है। लेकिन रिचर्ड की आंखें खुलते ही वुल्वरीन की पूरी बॉडी जल जाती है। फिर हम देखते हैं कि अपोकलिप्स टोनी के पास वापस आ जाता है और कहता है ये लो अपना एडमेंटियम जो कि उसने वुल्वरीन की बॉडी से निकाला है। टोनी कहता है इसमें समय लगेगा, जिससे अपोकलिप्स कहता है कि आखिर कितनी देर लगेगी। जिससे टोनी कहता है कि उतनी देर मुझे लगेगी जितनी देर रीड को प्योर मॉलिक्यूलर डिस्ट्रक्शन को करने में लगेगी उतनी देर मुझे भी लगेगी। जिससे अपोकलिप्स कहता है ठीक है जल्दी करो। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और अपोकलिप्स को कहता है क्या हम
अकेले में कोई बात कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर अपोकलिप्स से बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जिससे अपोकलिप्स कहता है क्या बात है डॉक्टर। ऑक्टोपस कहता है कि तुम्हारे लिए टोनी स्टार्क जो कर रहा है उसमें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और कहता है अगर तुमने अपने माइंड को अनमेकर के माइंड के साथ जोड़ने की कोशिश की तो तुम उसके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पूरी यूनिवर्स को चीर के निकलना होगा। जिससे अपोकलिप्स बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर कहता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिस प्लेनेट पे हम खड़े हैं वो यही प्लेनेट है। जिससे अपोकलिप्स कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चालाक हो डॉक्टर, और एकदम से उसको अपनी पावर से उठा देता है। और फिर हम देखते हैं हीरोज को जो टोनी और बाकी लोगों को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एकदम से आर्मर मैन बोलता है कि अब हमें चौकन्ना रहना होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। जिससे लोनेला कहती है फिर अभी तक तो मेरे डायनासोर को चोट पहुंचाने के लिए अपोकलिप्स को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, चिंता मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी हीरोज गाड़ी रोक के एक जगह पे उतर जाते हैं। लोनेला अपने डायनासोर से कहती है तुम यहीं पे रुकोगे और डैनी और मे की रक्षा करोगे। उसके बाद स्पाइडरमैन मे को कहता है कि तुम भी यहीं पे रहना, और कहता है ये डायनासोर तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और जेस लड़कियों को गले लगाने लगते हैं। उसके बाद हीरोज का सफर शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आगे चलते हुए हीरोज को डॉक्टर ऑक्टेरियस की लाश मिलती है, जिसे देखकर वुल्फ गर्ल की टीम मेंबर कहती है आखिर ये क्या है। जिससे वुल्फ गर्ल कहती है कि ये डॉक्टर ऑक्टोपस की कटी हुई लाश है। जिससे स्टॉर्म सामने की ओर देखती है और कहती है साथियों तैयार रहो। और फिर स्टॉर्म अपनी पावर का यूज करके एक बड़े से तूफान को पैदा कर देती है, जिससे अपोकलिप्स की बिल्डिंग के अंदर काफी चीजें नीचे गिरने लगती हैं। जिससे अपोकलिप्स अपने सभी लोगों को कहता है मैग्नेटो को संभाल के रखना, ये काम रुकना नहीं चाहिए। और एकदम से किलग्रेव को कहता है जल्दी उन सबको बाहर भेजो। फिर हम देखते हैं कैप्टन, शी हल्क, वैम्पायर और वुल्फ और कई सारे हीरो स्पाइडरमैन की टीम के सामने बहुत गुस्से से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पर्पल मैन ने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया था। अब उनके दोस्त ही उनके दुश्मन बन गए हैं। जिससे पेपर कहती है अब हम क्या करें। आर्मर मैन बोलता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, हमें अपने प्लान पे फोकस रखना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि सभी हीरोज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिससे वैम्पायर भी आर्मर मैन को खाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्मर मैन वैम्पायर को कहता है क्या तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किलग्रेव के दिमाग से गोली आर पार हो जाती है, जो कि डेडपूल ने चलाई होती है। जिससे जेस कहती है अरे डेडपूल ये क्या। जिससे डेडपूल कहता है क्या हुआ। जिससे वुल्फ गर्ल की टीम मेंबर कहती है अरे तुमने ये क्या किया, हमारी टीम ने इसे बेहोश करने के लिए प्लान बनाया था। जिससे डेडपूल कहता है मैंने तो प्लान सुना ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका को होश आ जाता है, जिससे पीटर बोलता है कैप्टन आप ठीक हैं। उसके बाद हम देखते हैं टोनी और रीड को, जो कि अपोकलिप्स की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं, क्योंकि अब वो दोनों भी किलग्रेव के कंट्रोल से बाहर आ चुके थे। जिससे अपोकलिप्स कहता है किलग्रेव गिर गया और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे अभी भी खत्म कर सकता हूँ। और टोनी और रीड को कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, तुमने दुनिया बर्बाद करने में मेरी काफी मदद की। फिर हम देखते हैं रिचर्ड की वाइफ को, जो कि सामने की ओर से अपोकलिप्स के पास आ रही होती है और कहती है तुमने रिचर्ड को किडनैप किया और जॉनी की मौत के जिम्मेदार भी तुम ही हो। जिससे अपोकलिप्स कहता है मैं अपनी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम अपोकलिप्स के तरफ बढ़ने लगती है, जिससे नाइट रोलर अपोकलिप्स के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपोकलिप्स बच जाता है। जिससे आर्मर मैन वैम्पायर को कहता है चलो अभी। जिससे वैम्पायर एकदम से अपोकलिप्स पे अटैक कर देता है और कहता है आर्मर मैन ने मुझे बताया कि तुमने एक प्लान बनाया है और सबसे बड़ी बात तुमने मुझे धोखा दिया। और कहता है अब तुम हम में से एक हो, अब तुम हमेशा मेरी सेवा करोगे। फिर हम देखते हैं ब्लेड, जो कि वैम्पायर और अपोकलिप्स की गर्दन को काट के उन्हें अलग कर देता है और कहता है अब हमेशा के लिए सो जाओ। उसके बाद रिचर्ड की वाइफ रिचर्ड को देखकर काफी खुश होती है और पेपर भी टोनी को गले लगाने लगती है। जिससे नाइट रोलर अपोकलिप्स के सेवादार वुल्फ को कहता है मैग्नेटो कहाँ है, जल्दी उसे बाहर निकालो। और फिर नाइट रोलर मैग्नेटो को वहां से बाहर ले आता है। मैग्नेटो कहता है क्या वो मर गए। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी हीरोज उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और वापिस अपने लोगों के पास जाने लगते हैं, जिससे हीरोज ने दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। और इसी के साथ डार्क एजेस की पूरी सीरीज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है।